नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विराम चिन्ह पढ़ाने जा रहा हूं। विराम चिन्ह, विराम मतलब ठहराव। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठहराव। ठहराव माने रुकना। अर्थात विराम चिन्ह हम क्यों प्रयोग करते हैं? तो पाठक के भाव बोध को सरल बनाने के लिए, सुबोध बनाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति की मनोदशा के अनुरूप विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, उसमें विराम होगा, फिर आराम होगा। वैसे लिखते लिखते लेखक आराम करेगा, विराम करेगा। तो इसमें विराम से मतलब है, अभिप्राय है। विराम का तो आराम तात्पर्य है, लेकिन विराम चिन्ह का प्रयोग लेखन कार्य में अनिवार्य है। वह लेखन के प्रत्येक दशा की अभिव्यक्ति कराता है। अगर कोई वाक्य बोला जाता है, हम पढ़ करके तो विराम चिन्ह दे करके उसके भाव को समझ जाते हैं, लेकिन अगर बोला जाता है किसी के द्वारा तो उन विराम चिन्हों के अनुकूल ही हम बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपने बातों को, जो हम सरलता से समझ पाते हैं। तो विराम चिन्ह लेखन कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, जो उसके अर्थ को स्पष्ट करता है, उसके भाव को समझाता है और पाठक उसको और सुनने वाला उसको आसानी से उस वाक्य के भाव को समझ जाता। तो यह विराम चिन्ह है, इसको आप ध्यान से देखें, समझें। आगे मैं सविस्तार इसको बता रहा हूं। विराम चिन्ह पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव। ठहराव का अर्थ क्या होता है? रुकना। प्रत्येक विराम चिन्ह लेखक की विशेष मनोदशा का एक पड़ाव है, उसके ठहराव का संकेत स्थान है। विराम चिन्हों के माध्यम से हम या लेखक अपने मनोभावों को प्रकट करता है, जिसको सरलता से पाठक समझ लेता है। मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। यहाँ कुछ मुख्य विराम चिन्हों को दिया गया है, इसको आप उसका नाम और उसके चिन्हों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह दाहिने दिया गया है, ये है। यह अर्ध विराम है, यह पूर्ण विराम है, और यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसके बाद इकहरा अवतरण चिन्ह, इसको हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। यह इकहरा अवतरण चिन्ह है, या उद्धरण चिन्ह, और यह दोहरा अवतरण चिन्ह है, या उद्धरण चिन्ह है। इसकी लाइन थोड़ी लंबी हो गई है। यह निर्देशक चिन्ह है, और यह संयोजक चिन्ह है अथवा मध्यवर्ती चिन्ह है। इसको कुछ लोग विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। विवरण चिन्ह है, यह विवरण चिन्ह है। इसकी लाइन एक ही है, डबल दिख रही है। और यह पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है, नीचे ऊपर की बातों को कहने के लिए। यह बहुत लंबा गोला हो गया है, बिंदु रहता है, गोला भी हो सकता है। लाघव चिन्ह इसे हम कहते हैं। यह शब्दों को संक्षेपित कर देता है।
और यह रिक्त स्थान प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोपक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। यह कोष्टक है। अपनी वाक्य में आए हुए शब्दों को स्पष्ट करने के लिए इसमें हम कोष्टक बना के उसके आगे लिख देते हैं। आइए देखते हैं अल्प विराम। इसका प्रयोग सबसे कम समय के रुकने के लिए होता है। यह निम्न स्थानों पर प्रयुक्त होता है। कहाँ कहाँ होता है? थोड़ा सावधानी बरतिएगा, ध्यान दीजिएगा। विराम चिन्हों का उपयोग सही नहीं होगा तो यह वाक्य की अभिव्यक्ति के अर्थ को ही बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, कैसे बदल देता है? कहा जाता है कि एक उदाहरण देख लीजिए, मारो जाने मत दो। मारो के बाद कामा दे दिया गया, जाने मत दो, यानी भाई उसको मार डालो, देखो भग न जाए कहीं। और वही मारो मत जाने दो, तो मत के बाद कामा दे देंगे तो होगा कि भाई मारो मत इसको छोड़ दो, जाने दो। तो क्या है? मारो मत जाने दो, एक वाक्य है, मारो मत जाने दो। मारो के आगे कामा रहेगा, अल्प विराम, तो यह उसका अर्थ होगा कि इसको पकड़ के मार डालो, इसको भगने मत दो। और अगर मत के बाद अल्प विराम रहेगा तो मारो मत जाने दो, भाई मारो मत, इसको जाने दो। यह विराम की महत्ता है वाक्यों के अर्थ स्पष्टीकरण में। ध्यान दीजिएगा, इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं विराम चिन्ह के लिए। यह विराम चिन्ह ही है जो हमारे बातों को व्यक्ति समझ जाता है कि हम क्या कह रहे हैं। अपनी बातों को जो अभिव्यक्त करता है वह उसके भाव से ही समझ जाता है विराम चिन्हों को। उदाहरण के लिए देखिए अल्प विराम, राम कृष्ण और माधव यहाँ आए थे, एक ही प्रकार के शब्द हैं, तो यहाँ कामा विराम चिन्ह दे दिया गया है। दूसरा है समानाधिकरण संज्ञाओं तथा सर्वनाम के बीच में, जो समानाधिकरण है और सर्वनाम है, यह क्या है? चौहान साहब, यह क्या है? संज्ञा है, समानाधिकरण संज्ञा चौहान साहब, और यह सर्वनाम है हमारे। तो इसके बीच ऐसा अगर आता है तो उसके बीच में अल्प विराम रहता है। क्या रहता है? अल्प विराम। ध्यान दीजिएगा ये। तीसरा, किन दशाओं में अल्प विराम आता है? उद्धरण वाक्यांश को शेष वाक्य से अलग करने के लिए। उद्धरण मतलब अवतरण चिन्हों को, अवतरण चिन्ह वाले, जैसे उदाहरण नीचे देखिए, उदाहरण यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा, ये उपवाक्य है। और क्या कहा? ये उद्धरण वाक्य है जो डबल इन्वर्ट काम के अंतर्गत रखा गया, दोहरा अवतरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है। हमारे नवयुवकों को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। तो इसको इस वाक्य को उद्धरण वाक्य है, या उद्धरण वाक्य को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग यहाँ करते हैं, कहा के आगे है। ध्यान दीजिए। चौथा है महीने की तारीख और सन को अलग करने के लिए, जैसे 14 सितंबर 2020, तो यह महीना है और यह सन है, तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं। अब आइए, शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर, जहाँ एक ही शब्द रिपीट होता है, यानी आ जाता है फिर दोबारा पुनरावृत्त होता है, या उसको आवृत्त कहते हैं, आवृत्त होता है, तो उसको अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम लगाते हैं। देखिए इसका उदाहरण है, देख पड़ती है रंग रंग के विहंगमों में, सुषमा उसी की कुंज कुंज में समाई है। तो कुंज कुंज ये दो शब्द एक ही जगह आए हैं, तो इनको अलग करने के लिए अल्प विराम लगा है, और यहाँ रंग रंग आया है तो इसको भी हटाने के लिए, अलग करने के लिए अल्प विराम लगाया गया है। अब देखिए,
संबोधन दर्शाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। संबोधन, बाप रे यह तो उन्होंने ही हड़ताल कर दी, यहाँ संबोधन है यह बाप रे, तो इसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यह अभी आपने अल्प विराम देखा। दूसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। आइए इसके विषय में जानते हैं, अर्ध विराम के विषय में। अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक जिस स्थान पर रुका जाता है वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। यह निम्न दशाओं में आता है। पहला, यदि किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्यांश हों, वाक्य जैसे मिश्र वाक्य होता है ना, तो उस मिश्र वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होते हैं, या वाक्यांश हो तो उनको अलग करने के लिए हम अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण, 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर जब राम घर आए, एक वाक्यांश हो गया, ये स्वतंत्र है। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र की बात की गई है जो संयुक्त वाक्यों में आता है। आए और तब वह सर्वप्रथम माता कैकेयी के पास गए, यहाँ बीच में क्या आया है, अर्ध विराम यहाँ लगाया गया है। अब दूसरा, जब वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उसके आश्रित कई उपवाक्य हों। यह कैसे वाक्य में होते हैं? मिश्र वाक्य में आश्रित कहाँ होते हैं? एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस प्रधान उपवाक्य के अन्य उसके बाद एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, दोनों जुड़ करके मिश्र वाक्य बनते हैं। ऊपर वाला स्वतंत्र वाक्य था। आइए हम उदाहरण इसका देखते हैं। मैंने देखा कि चोर आया। मैंने देखा, यह प्रधान उपवाक्य है कि यह व्याधिकरण समुच्चय बोधक काव्य है कि चोर आया, एक उपवाक्य है, यहाँ अर्ध विराम लग गया। उसने मिट्टी हटाई, ये भी एक उपवाक्य हो गया, आश्रित उपवाक्य, यहाँ भी अर्ध विराम लगा। दीवार खोदी और अंदर घुस गया। तो यहाँ ऐसे मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं, अंग वाक्य या आश्रित उपवाक्य, उनको हम किसके द्वारा अलग करते हैं? अर्ध विरामों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तीसरा है विभिन्न अर्थ दिखाने के लिए। जैसे हम एक वाक्य में अलग अलग दिखाते हैं, जैसे छैल छबीला सजा बजा, तो छैल छबीला का अलग अर्थ होगा, सजा बजा का अलग अर्थ होगा। इसके बीच हम क्या देंगे? अर्ध विराम देंगे। युवा बांका, युवा अलग अर्थ रखता है, बांका का अलग अर्थ होता है, तो इसको अलग अलग करने के लिए यहाँ अर्ध विराम लगाया गया। अब आइए देखते हैं पूर्ण विराम। वाक्य पूर्ण होने के अंत में लगाया जाने वाला यह सबसे लंबा विराम है। यह निम्न दशाओं में आता है। कौन कौन? पहला, प्रत्येक आज्ञा सूचक। वाक्य अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रयोग आप पढ़े हैं, इसमें आज्ञा सूचक वाक्य है, इसके अंत में पूर्ण विराम आता है। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य अंत में भी पूर्ण विराम आता है। जैसे राम घर जाता है, यह साधारण वाक्य है, इसको हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। और तुम यहाँ बैठो, यह आज्ञार्थक है, यहाँ भी यह पूर्ण विराम आया हुआ। अब देखिए दूसरा, कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अगर हम सजीव वर्णन करते हैं तो इसका उदाहरण देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है। गोरा रंग पूर्ण अभिव्यक्ति कर रहा है। यहाँ पूर्ण विराम है। गोरा रंग, सिर के बाल न अधिक बड़े न अधिक छोटे, यहाँ पूर्ण विराम हो गया। कानों के पास बालों में कुछ सफेदी, यहाँ पूर्ण विराम। अब चौथे नंबर पर आ जाइए, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। जिन वाक्यों से प्रश्न सूचित होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जो भी वाक्य हैं, जैसे उदाहरण है, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं? आपका क्या नाम है?
आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका मित्र कौन है। ऐसे प्रश्न सूचित किए जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा, जहाँ स्थिति निश्चित न हो अर्थात संदेहास्पद वाक्यों में हम वह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आप शायद मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई के हैं नहीं हैं स्पष्ट नहीं है, शायद रहने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तीसरा, व्यंग्योक्तियों में व्यंग्य धन उक्ति, व्यंग्योक्ति कहते हैं। व्यंग जो कटाक्ष किया जाता है, तो कटाक्षपूर्ण कथन में क्या, कटाक्षपूर्ण व्यंग्यात्मक कथनों में, उक्ति माने कथन में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, यह व्यंग्योक्ति है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब आइए नेक्स्ट, पांचवा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय, दुख, घृणा आदि मनोवेगों का प्रकट होना पाया जाता है, मनोवेगों का प्रकट होना पाया जाता है, जो भी हमारे आवेग हैं, मन के भाव हैं, तो उनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, ओहो पिताजी आ गए हैं, तो यहाँ ओहो, तो इसके अंत में हम क्या लगाए हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए हैं। अरे आप ही हैं, तो अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएगा। इकहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, जैसा ऊपर मैंने दिखाया बताया। इसमें कैसे कैसे लगता है, ध्यान दीजिएगा। पहला, वाक्य के बीच में आए हुए ऐसे विदेशी शब्द जिन पर जोर देने का उद्देश्य हो, ये विदेशी स गलत है, तालव्य स होगा, जोर देने का उद्देश्य हो। बीच में आए हुए वाक्य विदेशज शब्द के अनुसार, शब्द के भेदों में विदेशज शब्द होते हैं, अगर वह आते हैं तो उन शब्दों को हम इकहरे अवतरण चिन्ह में बंद कर देते हैं। जैसे, आज के दैनिक समाचार पत्रों में नवजीवन सबसे श्रेष्ठ और अल्प मूल्य वाला है, तो यहाँ नवजीवन शब्द आया है अलग से, तो इसको हम इकहरे अवतरण चिन्ह में बंद किए हैं, यानी इकहरे अवतरण चिन्ह में इसको लिखे हैं। दूसरा देखिए, जहाँ कोई विशेष शब्द, विशिष्ट शब्द, पद, वाक्य, वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं, वहाँ इकहरे अवतरण चिन्ह लगते हैं। अब आइए इसका उदाहरण दिखाते हैं। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखी है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कामायनी। कामायनी एक पुस्तक है जयशंकर प्रसाद की। उसके नाम को हमने क्या किया है वाक्य में, उसकी विशिष्टता दर्शाने के लिए हमने इसको, या पुस्तक का नाम तो सिंगल इन्वर्ट काम है, अर्थात इकहरा अवतरण चिन्ह में आता ही आता। तो ऐसे नेक्स्ट नंबर तीसरा, पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा गया है, प्रस्तुत पाठ कुमार भारती के, थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें सब समझ आएगा इसलिए लिख दिया। कुमार भारती पुस्तक का नाम है, तो इसको हम सिंगल इन्वर्ट कॉमा में बंद कर दिए, इकहरा अवतरण चिन्ह बंद कर दिए। मातृभूमि का मान या पाठ का नाम है, शीर्षक, इसको इकहरा अवतरण चिन्ह में यहाँ बंद कर दिया गया।
और लेखक का नाम उपनाम या प्रेमी उपनाम है तो इसको इकहरा अवतरण चिन्ह में बंद कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट, दोहरा अवतरण चिन्ह। वह इकहरा था, ये दोहरा है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी के द्वारा लिखे बताए गए विचारों को भी हम दोहरे अवतरण चिन्हों में बंद करते हैं। उदाहरण, जीवन विश्व की संपत्ति है। यह किताब से लिया गया, मतलब इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, तो इसको हमने क्या किया, दोहरा अवतरण चिन्ह में बंद किया। इसका ध्यान रहे। अब आइए नेक्स्ट, दूसरा, महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जो महत्वपूर्ण कथन है, कहावतें हैं, संधि है, इसके उदाहरण के लिए देखिए, भारतेंद्र ने कहा था देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। यहाँ कथन है, भारतेंद्र ने क्या कहा था, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, तो इनके कथन को हमने बंद किया है दोहरा अवतरण चिन्ह में, डबल इनवर्ट कॉमा। निर्देशक चिन्ह, आइए, निर्देशक चिन्ह सावधानी बरतिएगा, क्योंकि चिन्हों के स्थान पे कुछ भी हिंदी में लगाया जा रहा है। कभी हम निर्देशक चिन्ह के स्थान पर तीर लगा देते हैं, कभी बराबर इक्वल टू लगा देते हैं, तो इसका ध्यान रहे। एक पढ़ करके समझ करके हिंदी लेखन में इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो आपके अंक कटेंगे नहीं तो ये हल्की सी गलतियां आपके पूर्णांक को प्रभावित करती हैं। निर्देशक चिन्ह में पहला है कथोपकथन, वार्तालाप, संवाद में नाम के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन लोगों के जो भी ऐसे पात्र होते हैं इनके आगे हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, या निर्देशक चिन्ह ही यहाँ लगा हुआ है, तो इस चिन्ह को लगाते हैं तो यह होता है, इससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति या इस संबंध में ये बातें उसके आगे की लिखी गई हैं, इसीलिए हम निर्देशक चिन्ह लगा करके उसके आगे हम लिखते हैं। यह सावधानी बरतिए। निर्देशक चिन्ह का मतलब जो नाम होता है या जो मुद्दे होते हैं उसके आगे यदि हम इसको लगाते हैं और लिखते हैं तो उसी के संबंध में वो बातें विस्तृत बताई जाती हैं, या जैसे बताई जाती हैं, कही जाती हैं। जैसे देखिए उदाहरण, द्रौपदी, द्रौपदी के आगे लगा हुआ है क्या है, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह के बाद उसी के आगे ही हम लिखते हैं, ऐसा नहीं कि आप निर्देशक चिन्ह लगा दिए और उसके बातें नीचे आपने लिखना शुरू कर दिया, उसके लिए अलग चिन्ह है। यह सामने ही से शुरू किया जाता है लिखना, नीचे आ जाएगा लाइन समाप्त होने के बाद। द्रौपदी के नाम के आगे लिखा गया है, यह क्या है, निर्देशक चिन्ह। मरा न हो तो अच्छा है। फिर भीम, ये भी डैश है, निर्देशक चिन्ह है। मरने दो कृष्ण, ऐसे हम नाम के आगे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा निर्देशक चिन्ह कहाँ आता है, किसी विषय के साथ अन्य बातों को सूचित करने के लिए, सूचना देने के लिए इसका प्रयोग होता है। कोई बात चल रही है उसमें हमें बताना होता है तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे धर्म के लक्षण 10 हैं, अब यहाँ 10 कौन कौन से हैं इसको बताने के लिए यहाँ उसी के सामने हमने क्या किया, यहाँ क्या लगाया गया, निर्देशक चिन्ह लगाया गया। इससे अब बोध हो रहा है कि ये बातें यहाँ हैं, लिखी गई। वैसे इसमें 10 लिखा नहीं गया है जगह अभाव में। अब चलिए तीसरा, वाक्य में सहसा विचार की गति रुक जाने पर भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। विचार का गति, अचानक आप कुछ कह रहे हैं और उसमें अरुता आ गई, तो उस स्थिति में
या निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, उस बातें बाद में कहते हैं, उसके आगे कहते हैं। जैसे समझ में नहीं आता दुर्योधन, तुझे वीर कहूँ या निर्लज्ज। समझ में नहीं आता दुर्योधन, यहाँ थोड़ा रुक गया, ब्रेक हुआ। तो यहाँ ऐसे भाव जहाँ होंगे, मतलब यह भाव के ही अनुसार लिखा जाता है ना, या विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो बात कही गई है वह यहाँ अवरोध उत्पन्न हुआ है, तुझे वीर कहूँ या निर्लज्ज। तो ऐसे स्थिति में हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 9वां संयोजक चिन्ह। 9वां मतलब नहीं है, पॉइंट जो भी दे लीजिए नंबर आगे पीछे। संयोजक चिन्ह, संयोजक माने ही जोड़ना होता है, योजक माने भी जोड़ना होता है, और इसको हम विभाजक चिन्ह भी कहीं कहीं लोग कह देते हैं। तो यह योजक चिन्ह ही है, जोड़ता ही है, विभाजक नहीं है। योजक चिन्ह दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब पद बनता है, दो शब्द जब जुड़ते हैं तो उन्हीं में लगाया जाता है, तो उसके बीच में संयोजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बंधु बांधव, ये दो शब्द हैं, अलग यह नहीं रहेगा क्या, यह संयोजक चिन्ह, तो ये अलग शब्द हो जाएंगे। लेकिन जब इनको हम एक मिला रहे हैं तो यह लग गया, तो यह दोनों शब्द एक हो गए, बंधु बांधव। शोक संतप्त, इसे जोड़ने के कारण ये दोनों शब्द एक शब्द हो गए। दिन रात, दो शब्द हैं, एक शब्द हो गए, दिन रात। भाई बहन, एक शब्द हो गया। संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह इन शब्दों को जोड़ता। अब आइए आगे देखते हैं। विवरण चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, उधर मैंने बताया निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह दोनों में अंतर है। निर्देशक चिन्ह किसी शब्द के आगे लगा करके उसकी बात को हम डिक्टेट करते हैं, आगे बताते हैं, या उसके कथ्य को कहते हैं, कथन को कहते हैं। विवरण चिन्ह में ऐसा नहीं है। विवरण चिन्ह में विवरण चिन्ह लगा करके उसके नीचे हम लिखते हैं, किसी बात को नीचे निर्देश करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन के दो भेद हैं, अब दो कौन कौन से हैं, यह चिन्ह ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ लगेगा तो यह सूचक है कि बातें नीचे लिखी गई हैं। ध्यान दीजिए, क्या यहाँ यह चिन्ह लगा है, तो यह चिन्ह देखते ही पाठक यह समझ जाएगा कि इसकी बातें नीचे लिखी गई हैं। सारे जो चिन्ह हैं, विराम चिन्ह, उनको देख करके पाठक के समझ जाता है उसके भाव को, लेखन के। ध्यान दीजिए, एक वचन बहुवचन, इसको ध्यान दीजिए। या जैसे निबंध आप लिख रहे हैं, भूमिका आपने रूपरेखा तैयार किया, तो रूपरेखा में आप रूपरेखा लिख करके ऐसे ही विवरण चिन्ह दे देंगे, और उसके नीचे 1 2 3 4 प्रस्तावना और उपसंहार तक आप मुद्दे नीचे ऊपर से नीचे तक लिख देंगे। तो जो भी बातें लिखी जाएंगी नीचे, उसको हम क्या देते हैं, यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग उसमें करते हैं। नेक्स्ट, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। पुनः जो उक्ति बार बार आती है उसका ज्ञान कराने वाला चिन्ह। यदि ऊपर कही हुई बात या शब्द के नीचे वही बात या शब्द लिखना हो तो पुनरुक्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बालका, बालिके, बालिका, यह शब्द के रूप में बालक के। संस्कृत में बालिकाम, बालिके, बालिका। अब यहाँ नीचे भी बालिके ही आएगा और यहाँ भी बालिका ही आएगा, तो हम बालिका लिखें नीचे बार बार, बालिके लिखें बार बार, उससे बेहतर है कि हम पुनरुक्ति बोधक चिन्ह को यहाँ लगा देते हैं। तो इसको लगाने से पाठक यह समझ जाता है कि यह ऊपर की ही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ध्यान दीजिए, अगर पूरा वाक्य भी रिपीट करना है नीचे को, तो इस चिन्ह का प्रयोग हम करते रहते हैं। अगर एक के बाद 3 4 बार वही बातें रिपीट हुई हैं, तो हम इसी पुनरुक्ति बोधक चिन्ह को ही हम
लगा करके और समझा सकते हैं। 12वां या नेक्स्ट नंबर लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह संक्षेपीकरण है। किसी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले यह बीच में लगता था, जब अपने हाथों से लिखा जाता था, टाइप करना होता था। संगणक के युग में यह बीच में नहीं आ रहा है, जो ही फीडिंग है मशीन की, अब यह नीचे आ रहा है, जैसा कि नीचे बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। किसी बात को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, आरबीटी विद्यालय। अब यहाँ आर के बाद भी लाघव चिन्ह लगा है, बी के बाद भी लाघव चिन्ह लगा है। यहाँ देखिए, यह लाघव चिन्ह है, यह बी के बाद लाघव चिन्ह है और टी के बाद लाघव चिन्ह है। यह लाघव चिन्ह जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो यहाँ बीच में लगाते हैं, यहाँ बीच में लगाते हैं, यहाँ बीच में लगाते हैं। लेकिन अभी जैसे हो आरबीटी विद्यालय, तो अब यह पूरा नाम क्या है? राम दुलारी। राम दुलारी को हमने आर कर दिया और लाघव चिन्ह लगा दिया, तो यह आर जो है वह किसको प्रतिबिंबित कर रहा है? राम दुलारी को। और बी किसको कर रहा है? ब्रिजराज नाथ को। किसको कर रहा है? ब्रिजराज नाथ को कर रहा है। और टी तिवारी को कर रहा है। तो यह शब्दों को संक्षिप्त कर देता है। कौन? लाघव चिन्ह। अब आइए नेक्स्ट लोपक चिन्ह देखते हैं। लोपक चिन्ह क्या है भाई? रिक्त स्थान। जो वाक्य रहता है उसमें रिक्त स्थान रहता है, कुछ वहाँ खाली रहता है, तो जो खाली का चिन्ह लगाया जाता है उसका नाम है लोपक। क्या है? लोपक चिन्ह। खाली स्थान में लोपक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि उसने कहा, अब यह बीच में शब्द गायब है, शिक्षा शब्द, तो यहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग किए हैं, इसी को लोपक चिन्ह कहते हैं। का स्तर बहुत गिर गया है, तो ऐसा ध्यान रखेंगे। और अंतिम है कोष्ठक। अंतिम ही नहीं कहेंगे, और भी 3 4 5 हैं। तो कोष्ठक है। कोष्ठक तो गणित में तो कई कोष्ठक हैं, लेकिन इसमें हम सामान्य रूप से एक ही कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, छोटा कोष्ठक। जब हम किसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं या उस प्रसंग से बाहर की कोई बात कहते हैं जिस पर हमें अधिक जोर नहीं देना होता है, तब कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे मितव्ययिता। मितव्ययिता विद्यार्थी का अच्छा गुण है। अब इस पूरे वाक्य में ब्रैकेट में, यानी जो यह कोष्ठक है, इसमें लिखा हुआ कम खर्च करना, इसका कुछ भी इस वाक्य के अर्थ से संबंध नहीं है। यह किस लिए यहाँ लिख दिया गया है? इस मितव्ययिता के अर्थ को समझने के लिए, कि इस शब्द को स्पष्ट करने के लिए कि मितव्ययिता है क्या, इसको हमने कोष्ठक में यहाँ लिख दिया है कि मितव्ययिता मतलब कम खर्च करना। इस पूरे वाक्य में कोष्ठक में लिखे हुए शब्द या वाक्यांश या जो भी रहेगा, उसका उस वाक्य में जुड़ा नहीं रहेगा, लेकिन वह कुछ बातें अगर हमको समझानी है, किसी शब्द का अर्थ कहना है, किसी के शब्द को थोड़े में व्याख्यायित करना है, तो हम उसको कोष्ठक में लिख देते हैं। इस प्रकार यह विराम चिन्ह है, समाप्त हुआ। इसके बाद भी है कि जब हम एकांकी वगैरह में पटाक्षेप करते हैं तो उसमें हम कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। फिर हम जब समापन करते हैं तो भी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे अन्य और भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पर दिया गया था। समझिए, विराम चिन्हों को लगा करके आप किसी बात को स्पष्ट करेंगे। मैं ऊपर समझाया भी था कि अगर आपने विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थात वह सार्थक अर्थ वह वाक्य नहीं देता है जिसको आप स्पष्ट करना चाहते हैं। यानी लेखक जिस बात को स्पष्ट करना चाहता है, अगर उसमें उचित विराम चिन्हों का उपयोग नहीं किया हुआ तो वह अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वह सार्थक अर्थ देता नहीं है, या जिस
जैसा आप चाहते हैं वैसे अभिव्यंजित नहीं हो पाता, मतलब अभिव्यक्त होता है। चलिए, धन्यवाद।